हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। मीन्स 1857 के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सुधार हुए हैं उन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो हुए 1857 से पहले, और मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं जो कि लुसेंट का है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारे वीडियोज़ को देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश क्राउन जो है पावर को अपने अंडर में ले लेता है। कब लेता है? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो ब्रिटिशर्स घबरा जाते हैं और क्राउन जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने अंडर में ले लेता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं कि द पावर ऑफ द क्राउन। अब तो हम लोग देख लिए कि पावर किसके पास है, तो क्राउन के पास है, मीन्स राजा के पास है। और पावर ऑफ तो क्राउन के पास है, लेकिन इस पावर को एक्सरसाइज कौन करेगा? राजा। क्राउन जो है वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकता है। तो इसके लिए क्राउन क्या करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट करता है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? एक पोस्ट है। और यह क्या करता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही पावर को एक्सरसाइज करता है। किसके पावर को? तो क्राउन के पावर को। और पावर क्या है? तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को चलाना। तो कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैसे कर सकता है? तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसको मदद करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया है 15 मेंबर्स का। मीन्स यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा? 15 मेंबर्स के काउंसिल के द्वारा असिस्ट किया जाएगा। इसी 15 सदस्यीय परिषद को काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले क्राउन हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? क्राउन हो गया, जो कि जिसके पास पावर है। अब यह क्राउन किसके जरिए अपना काम कर रहा है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए कर रहा है। किसके जरिए कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जरिए कर रहा है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए कितने मेंबर का एक परिषद बनाया गया है, काउंसिल बनाया गया है? 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया है। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस प्रकार से शासन चल रहा है इंडिया में। 15 मेंबर्स काउंसिल बनाया गया है। अब यहीं पे नहीं रुक रहा है, ये कड़ी आगे और बढ़ेगा। ये 15 सदस्यीय काउंसिल तो है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में कैसे कर रहा है? तो इंडिया को क्या किया गया है? प्रांतों में बांट दिया गया है। क्या चीज़ में बांट दिया गया है? प्रांतों में। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। प्रांतों में बांट दिया गया है। और ये प्रांत किसके द्वारा हेड किए जा रहे हैं? तो गवर्नर के द्वारा, या तो गवर्नर नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये गवर्नर जो है इसको असिस्ट भी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रहा है। ध्यान देना है, गवर्नर को असिस्ट कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रहा है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन असिस्ट कर रहा था? काउंसिल ऑफ 15 मेंबर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया ये शासन व्यवस्था में किस प्रकार से हायरकी मेंटेन्ड है, आप इसको समझ रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड टू फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन ऑल मैटर। सारे मैटर में गवर्नर जनरल की हेल्प लेनी है। All the authority for the governance of India was vested in the Governor General in Council, who was responsible to the Secretary of State। अब कह रहा है सारा व्यवस्था डिसीजन वगैरह लेना है गवर्नर जनरल को, लेकिन गवर्नर जनरल को भी किससे पूछना है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछना है। और लास्ट में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। मतलब ये सारा शासन व्यवस्था अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो सबसे ऊपर किसको आप रखेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद आप किसको रखेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद कौन आ रहा है? ये गवर्नर जनरल जो है वो आ रहा है। बात समझ रहे हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन असिस्ट कर रहा है? तो 15 मेंबर जो काउंसिल है वो असिस्ट कर रहा है, 15 मेंबर काउंसिल। और गवर्नर जनरल को कौन असिस्ट कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रहा है। तो इस प्रकार से सारा शासन व्यवस्था इंडिया का चल रहा है, जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो एक्ट है इसके तहत हम लोग समझे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। संवैधानिक इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। अब क्या हो रहा है कि बाय दिस एक्ट पावर जो था क्राउन का वेयर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ 15 मेंबर कर रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, है ना। गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है किसके मदद से गवर्न कर रहा है इंडिया को? गवर्नर जनरल के मदद से। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए कितना क्या कमेटी बनाया गया है? तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है। कमेटी नहीं, इसको परिषद बोलेंगे। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था इंडिया में चल रहा है। आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे आप देखेंगे कि द एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू असिस्ट associate representative of the Indian people with the work of legislation by nominating them to
हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। मतलब क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को, जो भारतीय लोग हैं उनको भी इस लेजिस्लेशन में के काम में इन्वॉल्व करने के लिए उनको नॉमिनेट करता है और अपने काउंसिल को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं। आगे आप क्या देखते हैं कि इट डिसेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब डिसेंट्रलाइज भी कर रहा है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण करना। तो विकेंद्रीकरण कर रहा है किस चीज़ का, तो लेजिस्लेटिव पावर्स का, है ना। किसके लेजिस्लेटिव पावर का, तो गवर्नर जनरल्स काउंसिल के। और वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब बॉम्बे और मद्रास के केस में ही ऐसा कर रहा है या करता हुआ आपको दिखेगा, डिसेंट्रलाइज करता हुआ। आगे आप देखिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर की बात कर रहा है। वो कब कर रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कर रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, माने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनको किस प्रकार से मनोनीत किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है, तो बाई बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। वहीं जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा प्रोविंशियल काउंसिल का, उसको कौन नॉमिनेट कर रहा है, तो कुछ लोकल बॉडीज कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसपैलिटीज़, जमींदार्स, ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब ये काउंसिल का काम क्या है, ये हम लोग को देखना है। तो ये डिस्कस करता है बजट को और एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, है ना। तो बस इतना ही इसका फंक्शन है किसका, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हमको यही पढ़ना है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में ध्यान रखना है, जो इसके तहत ही आया है। इन नॉन ऑफिशियल मेंबर को चुनता कौन है, तो बंगाल चैम्बर चुनता है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है, प्रोविंशियल मतलब वो क्या हो गया, प्रांतीय। और डायरेक्टली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जा रहा है, एक तरह से आप समझ सकते हैं सेंटर और स्टेट लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ है 1909 में आया है। और इसमें मॉर्ले कौन है, तो मॉर्ले को हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या हुआ, आप समझ सकते हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वहीं मिंटो जो है वो वाइसरॉय है और यही लोग लाते हैं। अब इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर और जो था एडिशनल मेंबर्स का इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल में, वो 16 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। मीन्स 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया है, ये याद रखना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि पहली बार जो है ये इंडियंस को भी एसोसिएट करना शुरू किया था। कहाँ करना शुरू किया था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे थे इंडियन जो ज्वाइन किए थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और वो किस हैसियत से ज्वाइन किए थे इसको, तो लॉ मेंबर के हैसियत से इनको अपॉइंट किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की भी बात करता है। तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको किसको मिला था, तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिला था, यूनिवर्सिटीज़ को, जमींदार्स को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, इन सबको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने की का प्रावधान किया गया था इसमें। आगे हम देखिएगा कि बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट इसमें क्या है वो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेयर, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वेयर एम्पावर्ड टू मूव, इन लोगों को पावर प्रदान किया गया कि ये रिजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट पर या किसी भी मैटर को जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड था, एक्सेप्ट सर्टेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के। वो क्या था, तो आर्म्स से रिलेटेड जो भी, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन था, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी डिसीजन था, इंडियन स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन था, इनको छोड़ करके। अब आगे के हम लोग एक्ट में देखेंगे कि रिजर्व लिस्ट क्या है या रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। इसमें इसकी बात नहीं है, इसमें हम लोग को बस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और यहीं पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो मॉर्ले मिंटो MM और मुस्लिम M, याद रखिएगा। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात किस एक्ट में की गई है, तो ये 1909 के में की गई है। तो इसके तहत ये क्या हुआ, इसको लीगलाइज कर दिया गया था, किसको, मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर मॉडल मिंटो रिफॉर्म खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट और माइनॉरिटी वाला, M से माइनॉरिटी, M से मॉडले, M से मिंटो। मॉर्ले कौन था, तो मॉर्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो कौन था, तो गवर्नर जनरल था। अब 1915 एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो 1919 में आया। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, मॉन्टेग्यू अगेन क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और चेम्सफोर्ड क्या है, गवर्नर जनरल है।
तो ये तो हम लोग देख लिए। अब इसमें क्या था, पहला प्रावधान ये था कि ये एक न्यू ऑफिस क्रिएट करता है हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया इन लंदन में क्रिएट करता है। और इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जो भी कुछ वर्क थे उनमें से कुछ वर्क इसको दे दिया जाता है। किसको, हाई कमिश्नर के ऑफिस को। आगे हम लोग क्या देखते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है 1926 में। किसको रिक्रूट करने के लिए, तो सिविल सर्वेंट्स को, जो ICS IAS जो भी हम लोग समय देखते हैं IAS को, उस समय ICS था, उनको अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि दिस एक्ट प्रोवाइडेड वोटिंग राइट टू द इंडियन वुमेन। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन को वोटिंग राइट, इंडियन वीमेन को वोटिंग राइट देने की का प्रावधान इसमें करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। और डेविड lloyd जॉर्ज उस समय के प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंग्लैंड के। अब ये जो सब्जेक्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन व्यवस्था का जो भी विषय था, उसको दो भाग में डिवाइड करता है, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। ठीक है, सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल में बांट दिया जाता है। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय हो गया, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, बांट दिया। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट्स में क्या है, तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स वेयर दोज विच वेयर एक्सक्लूसिवली केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल सब्जेक्ट्स जो भी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वैसे थे जिसको दो भाग में फर्दर डिवाइड किया गया। पहला क्या था, ट्रांसफर्ड, और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट्स। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसा था जो ब्रिटिश अपने हाथ में रखना चाहता था, और ट्रांसफर्ड वैसा था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड था, वेलफेयर से रिलेटेड था, उसको दे दिया कि इंडियंस भी इस पर डिसीजन ले सकें एक तरह से। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देखिए, वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर कौन एक्शन ले सकता था, तो गवर्नर ले सकता था, लेकिन इसमें भी वो मदद लेता किसका, मिनिस्टर्स का, और जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज रेज्ड टू 70%। इसमें क्या किया, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका संख्या बढ़ा दिया, 70% तक कर दिया, क्योंकि ये वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इससे कोई भी व्यवस्था में, शासन प्रणाली में कोई व्यापक बदलाव नहीं आने वाला है, बजट के डिस्कशन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए भारतीयों का संख्या यहाँ पर बढ़ सकता था, इसे कोई हर्ज नहीं था अंग्रेज को। रिजर्व सब्जेक्ट में वैसा था जो एडमिनिस्टर्ड किया जाता था गवर्नर के द्वारा, किसके मदद से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हम लोग पढ़े हैं 1858 में, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से गवर्नर जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम कर सकता था विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। अब देखिए, लेजिस्लेचर का यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है, यहाँ पर इंडियंस को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या था और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या था, और ये चीज़ हम लोग समझ लिए हैं। कह रहा है दी प्रीवियस सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव एंड फिनेंशियल मैटर्स वेयर वाज रिलैक्स्ड। तो ये जो डिसीजन था सेंट्रल का, कंट्रोल जो था प्रोविंस पर, शासन व्यवस्था में, लेजिस्लेशन में और ये फिनेंशियल मैटर पर, उसको कुछ ढीला किया गया। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वेयर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज सो दैट द प्रोविंसेस कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द रेवेन्यू रेज बाय द प्रोविंसेस देमसेल्व्स। अब रेवेन्यू के जो सोर्स थे, स्रोत थे, उनको भी डिवाइड किया गया है ना, ताकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद से कुछ टैक्स वैक्स कलेक्ट कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से। कह रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यह पावर दिया गया कि वो अपना बजट खुद से तैयार करे, प्रेजेंट करे, और कुछ टैक्स वगैरह भी लेवाई कर सकता था, मीन्स ले सकता था। तो ये था इम्पोर्टेंट, इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। तो आगे में हम लोग क्या देखेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो कंटिन्यू करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, और एक्सरसाइज करता है पावर किसके अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या किया जाता है इसमें, यह भी प्रावधान किया जाता है कि इंडियन लेजिस्लेचर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, और पहला बार क्या किया गया, इसको बाई कैमरल बनाया गया। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखते हैं, दी अपर हाउस वाज रीनेम्ड या नेम्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब अपर हाउस का क्या नाम रखा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया, विच वाज कंपोज ऑफ 60 मेंबर्स, जिसमें 60 सदस्य होते और 34 इलेक्टेड थे। तो यहाँ से एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखना है कि अपर हाउस कितने थे, का नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। वहीं लोअर हाउस का नाम लेजिस्लेटिव असेंबली था, और यह 144 सदस्य से बना था, जिसमें से 104 इलेक्टेड थे।
द इलेक्टोरेट्स वेयर अरेंज्ड ऑन ए कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी मॉडल मिंटो रिफॉर्म के प्रावधानों को रखा गया है कि जो इलेक्टोरेट्स थे वो कैसे अरेंज थे, तो कम्युनल और सेक्शनल बेसिस पर। डेवलपिंग द मॉडल मिंटो डिवाइसेस फर्दर। तो यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में, वो क्या कह रहा है कि कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जो कि कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1927 में, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। ये जो 1919 में जो एक्ट आया उसके कामों को, उसके प्रावधानों को देखने के लिए आया था। और यह अपना रिपोर्ट कब देता है, 1930 में। द रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली। और यह जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जांचा जाता है, देखा जाता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो बिल है वह ड्राफ्ट किया जाता है इसी के मद्देनज़र। तो साइमन कमीशन तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।